हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 के बचे हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। हमें कितने सॉल्व करना है? ये 2 क्वेश्चन और ये 3। इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा 7 क्या दिया है। 7 दिया है हमें 10/x + y + 2/x - y = 4। यहाँ पे लिखेंगे 10/x + y + 2/x - y = 4। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन दी हमें 15/x + y माइनस क्या 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। ठीक है, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता था, इन यानी कि 1/x + y या 1/x - y की जगह पे कुछ रखना होता था, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। वो कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुट 1/x + y = p एंड 1/x - y = q। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10/x + y है, इसको हम क्या ऐसा कह सकते हैं 10 × 1/x + y। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 15/x + y है और यहाँ -5/x - y। तो हमने x - y की जगह रखा q और 1/x + y की जगह रखा हमने p। तो ये हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएंगी फिर। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1। हम क्या करें, यहाँ पे रखा हमने 10 एज इट इज़ और इसकी जगह पे यानी 1/x + y की जगह पे हम रख देंगे ये वाला p। तो हमने रख दिया एंड +2 अपॉन नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे q रख देंगे, क्योंकि 1/x - y = हमने q मान लिया है और इक्वल टू में बचा हमारा 4। और ठीक है, फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 का भाग दे दें दोनों इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5p प्लस ये हो जाएगा हमारा q और इक्वल टू बचा हमारा 2। ठीक है, तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी हमारी। अब सेकंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2। क्या हम सेकंड इक्वेशन से लिखेंगे 15p, क्योंकि 1/x + y को हम रख देंगे p, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 5 और 1/x - y को रख देंगे हम क्या, q। ठीक है, और इक्वल टू हमारा बचा 2। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से q की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से फ्रॉम 3, यानी कि थर्ड इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि q = 2 - 5p। क्या किया हमने, इस 5p को इधर पहुँचा दिया तो माइनस में हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर इस q की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में ताकि हम वहाँ से p की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ, यानी फोर्थ इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो करते हैं 15p - 5q, q की जगह पे हम रख देंगे क्या 2 - 5p और इक्वल टू में बचेगा हमारा क्या -2। अब इस 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा। तो 15p माइनस ये हो जाएगा माइनस और 2, यानी -5 × 2 हो जाएगा हमारा -10 और -5 × -5p यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25p और इक्वल टू -2। ठीक है, इन 25p और 15p को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 40p हो जाएगा और इस -10 को हम उधर पहुंचाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, देखते हैं -2 + 10। ठीक है, अब ये बचेगा हमारा क्या 40p = 10 - 2 हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ से p = मिल जाएगा हमें क्या, p = मिलेगा हमें 8/40। हमने क्या किया, इस 40 को नीचे पहुंचा दिया तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p = मिल जाएगा हमें 1/5 मिलेगा। ठीक है,
पी इक्वल टू में 1/5 मिल जाएगा, क्योंकि 8 5 जा होता है हमारा 14, तो यहाँ पे 1 बचा और नीचे 5। ठीक है, तो हमने पी की वैल्यू तो निकाल ली है। अब इस पी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ताकि हम वहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल पाएँ। तो हम लिखते हैं क्या, पुट दिस वैल्यू ऑफ, क्या, पुट दिस वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 5, यानी कि फिफ्थ इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, q इक्वल टू 2 - 5p। तो यहाँ पे लिखेंगे q इक्वल टू 2 - 5p। p की जगह रखेंगे हम 1/5, और 5 से 5 कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, q इक्वल टू 2 - 1। ये क्या होगा हमारा 2 - 1, तो 2 - 1 मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू निकाल ली क्या, 1/5, और q की वैल्यू निकाल ली 1। बट हमें p और q की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ, जहाँ हमने माना था क्या, कि 1/x + y = p एंड 1/x - y = q। तो इसके इक्वल हम ये p की वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से हमारी फिर इक्वेशन बनेगी x + y = p, और ये बनेगी हमारी x - y = q। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे वो देखते हैं आगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो, क्या, वी नो, हम जानते हैं कि हमने क्या माना था, 1/x + y = हमने माना था p, और p की वैल्यू हमारी 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, यानी पलट देंगे। क्या करेंगे हम, ये हो जाएगी हमारी x + y = 5। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को घुमा दिया है बस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब एक और कंडीशन क्या मानी थी हमने, कि 1/x - y = माना था हमने q, और जो कि हमारा क्या निकला है 1। तो यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे हम 1। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पलट देंगे, और इसके नीचे मानते हैं हम 1। तो इन दोनों इक्वेशन को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x - y = 1। ठीक है, अगर हम इन इक्वेशन को ना पलटें, तो एक तरीका और होता है हमारे पास, क्या, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इधर हो जाएगा, और x + 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे किस मेथड से सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे इधर बाई है और इधर माइनस का बाई है, सिंपली हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो बाई वाला टर्म हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। 6 और 7 इक्वेशन को कर रहे हैं हम क्या, ऐड। तो x + x हो जाएगा हमारा 2x, और y - y 0, और इक्वल टू बचेगा हमारा क्या, 5 + 1, ये बचेगा हमारा 6। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, क्योंकि इस 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और 2 से 6 कट जाएगा हमारा 3 बार। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 7 में पुट करेंगे, यानी कि 3 - y = 1। इस -y को नहीं, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -3। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे -y = 1 क्या, -3, और -y = 3 - 1 क्या हो जाएगा हमारा -2 होगा ये, और माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर यहाँ से मैं सिंपली y = क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो हमें लास्ट में क्या लिखना होगा यहाँ पे, हैंस x = 3 एंड y = 2। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो 8 हमें दिया है 1/3x, क्या, 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है, 1/2 × 3x + y, क्या, 1/2 × 3x + y। और क्या दिया है, और दिया है हमें माइनस, ये प्लस नहीं ये माइनस है, -1/2 × 3x - y = -1/8। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दिया है हमें इस इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम 1/3x + y को रख दें p, और इसको रख दें q, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुट 1/3x +
वाई इक्वल टू पी एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब इन वैल्यू में इक्वेशन में पुट करते हैं तो मैं पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, पहली मिलेगी हमें फ्रॉम 1, इसकी जगह पर रख देंगे p प्लस और इसकी जगह पर रख देंगे हम क्या q, तो ये हो जाएगी p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4। फिर इस 4 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 4p प्लस 4q इक्वल टू 3, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फ्रॉम 2 हमें क्या दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, यानी कि इसके जगह पे हम लिख देंगे p और 2 हमारा नीचे एज इट इज़ रहेगा, यानी कि p/2 माइनस, और जो हमें नेक्स्ट दिया है वो हो जाएगा हमारा क्या q/2, क्योंकि दोनों के नीचे हमारा क्या था 2 ही था। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या -1/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में से 2 को कॉमन लेकर उधर पहुँचा देंगे या एलसीएम लेकर उधर पहुँचा देंगे, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस q/2 इक्वल टू -1/8। ठीक है, फिर इस 2 से ये कट जाएगा हमारा कितनी बार 4 बार, और इस 4 का हम फिर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में हमें दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या दिए सेम, अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इन दोनों वेरिएबल में से एक तो हमारा पक्का गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर रहे हैं ऐड, तो 4p प्लस 4p हमारा हो जाएगा 8p, और ये 4q माइनस 4q 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 1 ये होगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें p इक्वल टू क्या मिलेगा 2/8, और जो कि हमारा हो जाएगा p इक्वल टू 1/4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, इसलिए हमारा p इक्वल टू हो गया 1/4। अब इस p की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ताकि हम वहाँ से q की वैल्यू निकाल पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। इसको हम फोर्थ इक्वेशन में क्या कर रहे हैं पुट, तो 4 इंटू p की जगह रखेंगे हम 4 इंटू p की जगह रख दिया हमने 1/4 माइनस 4q इक्वल टू -1, तो 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 1, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि -4q इक्वल टू -1। ठीक है, और ये -4q बचेगा हमारा फिर क्या -2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2/4। फिर यहाँ से हमें q इक्वल टू मिल जाएगा क्या 1/2। तो हम देख सकते हैं कि हमें p की वैल्यू मिली थी क्या 1/4, और q की वैल्यू मिली हमें 1/2। बट हमें p और q की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो हम सबसे ऊपर चलेंगे, जो हमने क्या माना था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं क्या वी नो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू रख देंगे, तो p की वैल्यू हमारी क्या थी 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 4 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को हम इससे। ठीक है, तो हमारा 4 इक्वल टू क्या होगा 3x प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं ये 3x प्लस वाई है 4 नहीं है, हम इसको क्या करते हैं एक बार घुमा के लिख देते हैं, यानी कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी 5। अब हमने एक और कंडीशन मानी थी क्या कि 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता था हमारा q, और q की वैल्यू निकली हमारी 1/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2। अब इनका भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई। ठीक है, अब इनको भी एक बार हम क्या करेंगे घुमा के रख लेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में, यानी कि इस इक्वेशन जैसा लिख लेंगे। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। हम फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि दोनों में हमें y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट हमें दिया है सेम। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड, और यहाँ से हमारा y हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, और ये हमारा y माइनस वाई 0 हो जाएगा,
और इक्वल टू में बचेगा क्या 4 + 2 हमारा 6 और यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा हमें 1। ठीक है, अब इस 1 की x की वैल्यू 1 को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में इस वैल्यू को कर देंगे हम पुट। तो 5 इक्वेशन में क्या दी है 3x + 5 = 4, यानी कि x की जगह देंगे हम 1 + y = 4। तो ये हो जाएगा हमारा y = 4 - 3, यानी इस 3 को हम उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ से y = मिलेगा हमें 1। तो हमारी x और y दोनों की वैल्यू क्या आई है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस x = 1 एंड y = 1। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है क्योंकि तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें क्या करना है, जो नीचे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं उनको सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट क्या दिया है उसको एक बार पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि ऋतु 2 घंटे में जब डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती है तो वो जाती है 20 किलोमीटर तक। ठीक है, और जब अप स्ट्रीम में जाती है तो 2 घंटे में बस 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को एक बार सबसे अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए फिगर बनाया है एक, क्या है ये, एक हमारी एक रिवर है और इस ये लाल एरो देख रहे हैं आप, ये वाले एरो, इनका मतलब है कि वाटर का फ्लो इस साइड हो रहा है। ठीक है, तो वाटर का फ्लो हो रहा है इस साइड और ये दो आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे छोटे से, इनका मतलब है एक बार ऋतु इधर की साइड तैर रही है और एक बार इधर की साइड तैर रही है। तो जब हम वाटर के फ्लो के साथ तैरते हैं उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और जब वाटर के फ्लो के अपोजिट तैरते हैं उसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अब आप इस फिगर को देखकर बताएं कि ये वाला और ये वाला कौन सा अप स्ट्रीम है और कौन सा डाउन स्ट्रीम है। आई होप कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो ये जा रहा है वाटर के अपोजिट साइड, यानी कि वाटर का फ्लो हो रहा है इस साइड तो ये जा रहा है इस साइड, इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, और ये जा रहा है वाटर के साथ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगा ये हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब बात आती है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी उसकी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, यानी कि दोनों की स्पीड मिला के डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड में से वाटर की स्पीड घटा देंगे तो आ जाएगी अप स्ट्रीम की स्पीड। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के अपोजिट साइड तैर रहा है तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड से तैरना पड़ेगा, तब वो आगे चल पाएगा। वाटर की स्पीड से तो कम से कम ज़्यादा तैरना ही पड़ेगा तभी वो आगे फ्लो करता है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं और एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। हमें क्या निकालना है कि उसकी यानी ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है और स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले और साथ ही साथ एज्यूम कर लेंगे कि ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने ऋतु की स्पीड मानी है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर एंड अब बात आती है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर का फ्लो है वो हो रहा है y किलोमीटर पर आवर से। अब इसमें हम दो केस दिए हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। कौन से केस दिए हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। दोनों के लिए हम ऋतु की स्पीड लिखते हैं क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु व्हाइल रोविंग।
क्या, वाइल रोइंग, रोइंग करते समय यानी कि तैरते समय उसमें अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम यहाँ पे अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में। ये कैसे हुआ कि अप स्ट्रीम में जा रहा है, उसकी स्पीड मानी हमने क्या, x, ठीक है, ये होगी इसकी स्पीड। अब वाटर की स्पीड यानी कि इसकी स्पीड में से इसे वाटर की स्पीड को माइनस कर देना होगा, क्योंकि इसकी स्पीड वाटर क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम डाउन स्ट्रीम के केस के लिए, क्या, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड और वाटर की स्पीड, क्योंकि वाटर और वो दोनों एक ही साइड में क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तैर रहे हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इक्वेशंस बनाने का प्रयास करते हैं। ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में वो कितना जाती है, 20 किलोमीटर। कौन से केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कितनी उसकी, 20 किलोमीटर। हमने डिस्टेंस को लिख दिया। टाइम कितना ले रही है वो, 2 आवर्स ले रही है। और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। और इस 2 का मतलब डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम में जाती है 4 किलोमीटर इन 2 घंटे में, ठीक है, यानी कि टाइम वही है, बस डिस्टेंस घट गई है और स्पीड भी घट गई है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है हमारी, x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इंटू क्या, इंटू टाइम कितना लगा, 2 घंटे, और डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस हो गई हमारी 4 किलोमीटर। और इस 2 को हम इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हमें मिलेगा 2। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं सिंपली हम इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे y हट जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, एडिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कर रहे हैं ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 2x, और y माइनस वाई ये हो गया हमारा 0, फिर 10 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 12। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 6, ठीक है। इस पर बनाया हमने बॉक्स। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ क्या, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 6 और प्लस y को एज इट इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिलेगा 10 माइनस 6 और y इक्वल टू बचा हमारा 4, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि ऋतु की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी और करंट ऑफ द वाटर, यानी कि स्ट्रीम यानी वाटर फ्लो कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, x को माना था हमने क्या, ऋतु की स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, क्या, इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक और है हमारा क्या, करंट ऑफ, सॉरी स्पीड ऑफ करंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड हमारी क्या है, इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। करंट की स्पीड हमारी 4 किलोमीटर पर आवर और ऋतु की स्पीड हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, यानी कि 2 औरत और 5 पुरुष डिज़ाइनिंग का काम, एम्ब्रॉयडरी माने होता है डिज़ाइनिंग, यानी कि साड़ी वगैरह पे डिज़ाइनिंग करते हैं, कढ़ाई का काम, ठीक है। उस काम को वो 4 दिन में करते हैं। कितने, 2 महिला और
5 पुरुष, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डे। वहीं 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर देती हैं? 3 दिनों में। ऑफकोर्स ही बात है, जब हम नंबर ऑफ संख्या बढ़ाएंगे यानी कि महिला और पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी तो काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारा समय कम लगेगा। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें क्या करना है कि एक वुमेन उसी काम को कितने दिनों में कर लेगी, वो समय फाइंड करना है। एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाई 1 मैन अलोन, और हमें साथ ही साथ फाइंड करना है कि एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेंगे। तो सेकंड का हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये सेकंड। तो एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन बी एक्स। ठीक है, वुमेन हमारे कितने दिन लेती है, यानी औरत एक्स दिन में उस काम को कंप्लीट करती है अकेली। ठीक है, अब सेकंड मानते हैं हम क्या, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन बी बाई। ठीक है, यानी पुरुष उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? बाई डेज लगाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि एक दिन में महिला कितना काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई वुमेन इन 1 डे। ये कैसे निकालेंगे हम, यानी कि वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, मानो कि 2 दिन में एक काम को करती है वुमेन कोई। ठीक है, यानी कि 2 दिन में किसी एक काम को करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो? 1/2, यानी इस 2 को हम इधर डिवाइड में पहुँचा देंगे। यानी कि एक बार फिर से कह रहा हूँ कि किसी एक कार्य को करने में कोई औरत 2 दिन लगाती है, तो एक दिन वो कितना कार्य कर लेगी? आधा कर लेगी। 2 दिन में पूरा कर रही है तो एक दिन में क्या कर लेगी? आधा काम कर लेगी। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई वुमेन 4 दिन में करती है किसी एक काम को, ठीक है, 4 दिन में किसी एक काम को कंप्लीट कर पाती है, तो वो एक दिन में कितना काम कर लेगी? तो वो एक दिन में उसका 1/4 काम कर लेगी, यानी कि 25% काम उसका कंप्लीट कर लेगी। तो उसी प्रकार हमने यहाँ क्या माना था, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन बी एक्स, यानी किसी काम को करने में, यानी एक काम को करने में हमारी कितने दिन लगा रही है? एक्स टाइम लग रहा है। ठीक है, एक्स दिन लगा रही है एक काम करने में। अब एक दिन में कितना काम होगा? 1 = 1/x। ठीक है, तो यहीं से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बाई वुमेन इन 1 डेज क्या हो जाएगा? 1/x, यानी कि टोटल टाइम को हम 1 के नीचे रख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या, वर्क डन बाई वुमेन इन अ डे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम बॉक्स। ये हमारा क्या था? रफ वर्क था। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है। अब लिखते हैं क्या, मैन एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई मैन इन 1 डे। एक दिन में मैन कितना काम करेगा? 1/y, क्योंकि हमने ऊपर माना था कि y दिनों में वो उस काम को पूरा कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन्स एंड 5 मैन किसी एक दिन में इतना काम कर रही है। एक वुमेन 1/x काम कर रही है, तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2/x प्लस, और एक आदमी कितना काम कर रहा है? 1/y काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 आदमी कितना करेंगे? 5/y। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है उन्हें 4 डेज, यानी कि 1/4। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और उसी प्रकार सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। वहीं पे 3 वुमेन यानी कि 3/x, क्योंकि एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/x, तो 3 कितना करेंगे? 3/x प्लस, और सेम क्या हो जाएगा? 6 मैन है तो 6/y हो जाएगा, और इक्वल टू हमें टाइम कितना लग रहा है? 3 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है,
तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। ठीक है, हम 1/x की जगह पे p रख देंगे और 1/y की जगह पे हम रख देंगे q। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2p + 5q इक्वल टू 1/4। कैसे, ये यहाँ पे 1/x की जगह हमने रख दिया p, तो ये 2p हो गई, और 1/y की जगह पे रख दिया q, तो ये 5q हो गई, और हमारा बचा 1/4। ठीक है, हमने ऐसा ही लिखा है यहाँ। और इस 4 को हम करते हैं इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी हमारी 4 2 8p + 20q इक्वल टू 1। इसको देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और फिर हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, यानी हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3p + 6y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p + 6y इक्वल टू 1/3। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 9p + 18y इक्वल टू 1। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि अगर हम इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा एक नंबर यानी एक डिजिट हमारा हटना चाहिए, कोई सा भी सेम हो। ये हमारा क्यू होगा। ठीक है, सेम डिजिट हमारा हटना चाहिए। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 8p, यहाँ पे 9p, और यहाँ पे 20p, वहाँ पे 18p। तो हमें दोनों में से कोई भी हमें कॉमन डिजिट नहीं मिल रहा है। और हमने एक ट्रिक देखी थी, अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हमें जिस वेरिएबल को हटाना है उसके कोएफिशिएंट का अपोजिट इक्वेशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 8 है, और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, और इसका हमारा क्या है, कोएफिशिएंट 9 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/9 एंड इक्वेशन 4/8, यानी कि इसमें हमने किया 9 का मल्टीप्लाई और 4 में किया हमने 8 का मल्टीप्लाई। तो हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, छोड़ो, ये थर्ड इक्वेशन में क्या मिलेगी, फिर देखते हैं। 8 9 × 72 p + 180q इक्वल टू 9। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5, और हमारी ये फोर्थ इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, 72p + ये होगा हमारा 144q इक्वल टू 8। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी कि 5 इक्वेशन में से हम 6 इक्वेशन को घटा रहे हैं। तो 72p - 72p ये हो जाएगा हमारा 0, और 180 - 144 ये होता है हमारा क्या, 36, और बचा हमारा q। और 9 - 1 होता है, 9 - 8 होता है हमारा 1, इसको हम कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ से हमें q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/36 मिल जाएगा, और इस पर बना देंगे हम एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाना क्यों ज़रूरी है, हमें क्लिक हो जाता है कि हमारा आंसर क्या आया था जल्दी से। अब इस q की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ से हम निकाल पाएंगे p की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इस q की वैल्यू को कर देंगे पुट। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 8p + 2q इक्वल टू 20q इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 8p + 20 × q की जगह 1/36, और हमारा बचा ये 1। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा हमारा क्या, ये 4 5 या 20 हो जाएगा, और 4 9 या 36 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 8p + 5/9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बचेगी। और इस इक्वेशन का अगर हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें और फ्रैक्शन को सॉल्व कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, ये 72 हो जाएगा, और ये +5 हमारे यहाँ पे p, और बचा हमारा नीचे 9। ठीक है, इक्वल टू 1, और इस 9 को उधर पहुँचा देंगे, तो 72p + 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से 72p इक्वल टू इस 5 को उधर पहुँचा दें, तो 9 - 5 हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर p इक्वल टू हमें मिलेगा 4/72, और 4 से 72 कट जाएगा हमारा 18 बार। तो फाइनली हमारा यहाँ से p इक्वल टू 18 मिल जाता है। क्या मिलता है हमें, p इक्वल टू 18।
तो हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली है, बट हमें पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या माना था, क्या वी नो, हम लिखेंगे वी नो 1/x इक्वल टू हमने p माना था और 1/y इक्वल टू हमने क्या माना था q। तो 1/x की जगह पर हम रख देंगे p की वैल्यू जो कि है हमारी 18, सॉरी 18 नहीं, ये 1/18 है हमारी, क्या 1/18। ठीक है, 1/18 रखेंगे यहाँ पे 1/18। ठीक है, अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों को हम पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल आई है 18। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/y इक्वल टू q की जगह रखेंगे हम क्या 1/36 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 36। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो उन दोनों इक्वेशंस को पलटना होगा। तो हमें फाइनली पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें निकालना है कि टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन फिनिश द वर्क, यानी कि एक वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगी और एक मैन उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये हमें निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वुमेन, क्या टेकन बाई वुमेन इज 18। ठीक है, 18 डेज में वुमेन ने अपना काम फिनिश किया और यहाँ पे लिखेंगे एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन के द्वारा कितने डेज लिए गए 36 डेज में मैन ने काम किया और महिला ने काम किया 18 डेज में, यानी कि महिला कितनी फास्ट निकली देख सकते हैं आप कि उससे आधे समय में महिला ने पूरा काम कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे इसके थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस, यानी कि रूही अपने घर के लिए जाती है तो 300 किलोमीटर उसका घर है, तो कुछ दूरी तय करती है वो ट्रेन से जाती है और कुछ देर तक जाती है वो बस से। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल्स 16 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई द बस, यानी कि वो उसको 4 घंटे लगते हैं जब बस 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बचा हुआ यानी कि 300 माइनस 60 यानी कि 240 किलोमीटर जाती है बस से, तो उसको कितना समय लगता है 4 घंटे। इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, यानी कि अगर वो 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बचा हुआ यानी कि 300 माइनस 100 200 किलोमीटर जाती है बस से, तो उसको बस 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पहले 4 घंटे लगते थे, अब लगेंगे उसको 4 घंटे 10 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, हमें क्या करना है बस की और ट्रेन की दोनों की स्पीड निकालना है। तो हमें पता नहीं हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे बस और ट्रेन दोनों की स्पीड। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, बस की स्पीड क्या है y और ट्रेन की स्पीड मानी हमने x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाला था, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमने स्पीड को नीचे रख दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू हमें मिल गया टाइम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, वो टोटल कितना जाती है 300 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे लेती है वो जब 60 किलोमीटर चलेगी ट्रेन से और बचा हुआ चलेगी बस से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस कितनी है हमारी 60 किलोमीटर चल रही है वो किससे ट्रेन से, और स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है ट्रेन की हमारी x, फिर करेंगे प्लस और बचा हुआ बस से कितनी चल रही है वो 300 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 240 चल रही है बस से डिस्टेंस और बस की स्पीड मानी हमने बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई,
और इन दोनों को मिलाकर टोटल समय कितना लगा, उसे समय लगा 4 घंटा, तो टाइम की जगह रख दिया हमने 4 आवर्स। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है, सेकंड दी है सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर। यानी कि जब वह 100 किलोमीटर चलती है किससे, ट्रेन से, तो 100/x बचा हुआ चलती है बस से, यानी कि बचा कितना फिर 200, 300 माइनस 100 200, और नीचे हमारी बस की स्पीड लिख देंगे, बस की स्पीड है हमारी क्या, y इक्वल टू, उसको समय कितना लगेगा, बस 10 मिनट ज़्यादा लगती हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हावर में, और यहाँ पे हम 4 घंटे और 10 मिनट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले करते हैं मिनट्स और हावर्स में। एक बार 4 घंटे को हम करते हैं मिनट्स में, अगर मिनट्स में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 60 इक्वल टू 24 यानी इतने मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, इतने मिनट्स में हमें 10 मिनट्स और जोड़ देना है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे बस 10 मिनट ज़्यादा लगता है समय, तो यहाँ पे हम 10 मिनट्स और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 250। ठीक है, इतने मिनट्स हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमने आवर्स से किया मिनट में कन्वर्ट, और यहाँ से हम मिनट से करेंगे अब आवर्स में कन्वर्ट। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 250/60, तो बचेगा हमारा क्या, 25/6 आवर। तो इस कंडीशन के लिए उसको 25/6 आवर लगती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 25/6 आवर। ठीक है, तो ये काम आपको रफ वर्क में करना है, जहाँ पर आप आंसर लेकर वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाना होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। ठीक है, यानी कि हम 1/x की जगह p रख दें और 1/y की जगह q, तो हमें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं क्या, फ्रॉम 1। पहली इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, मिलेगा 60p + 240q इक्वल टू 4। एक बार देखते हैं कैसे, यानी इसकी जगह, यानी 1/x की जगह हमने रखा p, तो 60p हो गया, और 240/y यानी कि 1/y की जगह रखने q। ठीक है, और बचा हमारा 4। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, यानी सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 100p + 200q इक्वल टू 25/6। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये 600 मिल जाएगा, p प्लस ये हो जाएगा हमारा 1200, q इक्वल टू 25, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल गई हैं। अब हम इनको करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। अगर हम इस इक्वेशन में 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 600 मिल जाएगा, यानी ये दोनों हमारे सेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम क्या, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिखना जरूरी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/6। ठीक है, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से नहीं सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये थर्ड में क्या मिलेगी, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम थर्ड हमें मिल जाएगी 600 + 2400q, यहाँ पे हमारा p था, इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन हमारी ये है, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 600 हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 2400। ठीक है, और बचा हमारा 4, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 6 4 = 24। अब इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। सॉरी, हमारा यहाँ पे ये 24 नहीं होगा, ये हमारा होगा 40, क्योंकि हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया है, 6 का नहीं। ठीक है, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से, यानी कि इस इक्वेशन में से इसको घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, यानी कि इसी में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 टर्म, और 2400 माइनस 1200, तो बचेगा हमारा फिर से 1200q, और 40 माइनस 25, ये बचेगा हमारा 15। यहाँ से q इक्वल टू 15/1200। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सॉरी 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 बचा 0, फिर ये 5 से जाएगा 5 8 जा 40। तो यहाँ से हमें Q इक्वल टू मिलेगा 1/80। ठीक है, Q इक्वल टू में क्या मिल गया 1/80। अब इस Q की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3rd इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 60p + 240 इंटू Q की जगह पे 180 रखा हमने, सॉरी 1/80 और इक्वल टू हमें मिला 4। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से 60p इक्वल टू हमें मिलेगा 4 - 3। हम इस 3 को उधर पहुँचा देंगे तो 4 - 3, तो यहाँ से हमें 60 ये मिलेगा हमें 4 - 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या डायरेक्ट p इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल गई 1/60 और q की वैल्यू मिल गई 1/80। बट हमें p और q की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या वी नो हम जानते हैं कि हमने 1/x को माना था p एंड 1/y को माना था q। ठीक है, ऐसा माना था हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू p की जगह पर रख देंगे p की वैल्यू यानी कि 1/60। तो अगर हम इनको पलट दें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 60। ठीक है, और इधर आते हैं अब 1/y इक्वल टू q की वैल्यू हमारी क्या थी 1/80। अगर इनको हम पलट दें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें ये भी क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 80। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू तो निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इनको रखना है। क्या हमने x को माना था 10 की स्पीड और y को माना था हमने 10 की स्पीड। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 km/h। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 km/h। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बस और ट्रेन दोनों की स्पीड निकल चुकी है, तो बस हमें यहीं तक करना था। अब हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट और इसके आगे है हमारी एक्सरसाइज 3.7। ये हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर आपका मन होता है इसको करने का तो करिएगा, बट इससे हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो हम टारगेट कर रहे हैं अभी 2021 के लिए, हमें बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे इस एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी पूरे चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट और इससे आगे पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फिर अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।